हाय बच्चों। तो क्या कैलकुलस से आपको भी डर लगता है? स्कूल में मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक हो चुका है, लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, पर आपको कुछ नहीं समझ में आया इन तीनों में से, यही है ना? और जब भी इन तीनों का नाम सुनो आपका दिमाग बिल्कुल भी ख़राब हो जाता है। ओके, तब जाकर आपने क्या किया है, आप यूट्यूब पर आए हो, आपने सर्च किया है, उसके बाद जाकर आपको मेरा ये वीडियो मिला होगा। ओके, तो मैं आपको इस टॉपिक को ऐसे कवर कराऊंगा विजुअलाइजेशन के थ्रू, जिससे आपको 11th और 12th में दोनों में कभी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ना आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ना कोई डेरिवेशन समझने में दिक्कत आएगी। ओके, सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अनोनिमस गुरुजी, और आज हम लोग करने वाले हैं कैलकुलस का ये टॉपिक। ठीक है, वैसे तो ये मैथ्स में होता है, पर हम लोग यहाँ पर फिज़िक्स में इसलिए इसे पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें ये डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प करेगा। इसके थ्रू ही हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के थ्रू हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन होता क्या है? अगर बुक वाला लैंग्वेज के थ्रू हम जाएं, जो बुक में डेफिनेशन गिवन है, तो वो हमें बताएगा डिफ्रेंशिएशन टेल्स अस हाउ फास्ट वन क्वांटिटी इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। अगर हम एक क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरे क्वांटिटी में क्या चेंज आएगा। ओके ओके, अब आप मेरे पास आए हो तो आप गुरुजी का पहले मंत्र ले लो। क्या है? सबसे पहले चीज़ आपको ये देखना है, अगर ग्राफ में किसी भी दो पॉइंट पर अगर हमने सीकेंट ड्रॉ किया है, सीकेंट आपको पता है ना? अगर मैं अगर कर्व बताऊँ, कर्व बनाऊँ, ठीक है, तो कर्व को ऐसे क्रॉस करके जो लाइन जाती है वो क्या होता है, सीकेंट होता है। ठीक, तो अगर हम सीकेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी ग्राफ में दो पॉइंट पर, तो जो स्लोप बनेगा वो हमें क्या बताएगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, अब आप बोलोगे सर अभी भी कुछ थोड़ा नहीं समझ में आया है। ठीक है, अब आपको पूरा बताता हूँ ग्राफ के थ्रू। लेट से मैं अगर यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना आप। ये मैंने बनाया वाई कोऑर्डिनेट, और अब मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ये यहाँ पर क्या बन रहा है, ये एक्स है और इधर सॉरी वाई है ना, और ये यहाँ पर एक्स है। अब इस पर मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, ऐसा कुछ ग्राफ है। ओके, अब मैंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, ये ओरिजिन है ना, आपको करना क्या है कि दो पॉइंट लेना है। मैंने बोला कि यहाँ पर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक सीकेंट ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है मैंने? सीकेंट ड्रॉ किया है, ये लो। ठीक है, सीकेंट ड्रॉ हो गया। अब मैं यहाँ पर अगर स्लोप बनाऊँ, पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ। ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर एक सीकेंट ड्रॉ कर लिया। अब मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। स्लोप क्यों चाहिए बच्चों? स्लोप इसलिए चाहिए कि मुझे चेंज निकालना है। किस में चेंज निकालना है? y में कितना चेंज आया x के रिस्पेक्ट में। ओके, अब आप मुझे बताओ, इस पॉइंट को मैं अगर m ले लेता हूँ, तो b टू m क्या डिस्टेंस बनेगा? b से m तक का डिस्टेंस क्या बनना चाहिए आपके ख्याल से? आप बोलोगे सर यहाँ पर ये y1 है, ये वाला पॉइंट y1 है और ये y2 है ना, ये y2 है, ये y1 है। तो यहाँ पर अगर मैं y2 माइनस y1 कर दूँ तो ये मुझे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो भी है डिस्टेंस वो मिल जाएगा। ठीक, ये मैंने लिखा y2 माइनस y1, यही था ना। अब मैं अगर am की बात करूँ, ये रहा am क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक करो, मैंने क्या बोला है, स्लोप जो है यहाँ पर, ठीक है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। टेन थीटा होता है ना। अब मैं यहाँ पर टेन थीटा अगर आपसे पूछूँ टेन थीटा है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, आप देखो उस ट्रायंगल में, अगर मैं यहाँ पर एंगल बनाता हूँ ये थीटा, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये है y2 माइनस y1, और बेस क्या है x2 माइनस x1। चलिए, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही है। तो स्लोप में मुझे क्या मिला है, ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या है ये, एवरेज रेट ऑफ चेंज।
अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये चीज़ है क्या। जैसे ही मैं अगर x में चेंज देखूँ कि x में मेरा कितना चेंज हुआ है, x पहले यहाँ तक था, यहाँ से कितना चेंज हुआ है, इतना चेंज हुआ है ना। तो जैसे ही मैंने x पे चेंज देखा तो मेरा y पे भी तो चेंज हुआ है इस ग्राफ के थ्रू। ये ग्राफ क्या है, ऐसे जा रहा है। तो ये देखो आप, x में भी चेंज हो रहा है और y में भी चेंज हो रहा है, x में भी कुछ चेंज है, y में भी कुछ चेंज है। अगर मैंने x पे कैलकुलेट किया a to b मेरा x में कितना चेंज आया, यहाँ तक चेंज आया है am मेरा x में चेंज आया है, और y में कितना चेंज आया है, bm चेंज आया है। ठीक है, यही है ना। तो ये मेरा एवरेज निकला है। ओके, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब जो चेंज होता है y2 माइनस y1 जो है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चेंज इन y है ये, तो हम इसको डेल्टा y लिख सकते हैं। क्या लिख दिया हमने, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही है ये। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हमें क्या मिला है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, एवरेज रेट ऑफ चेंज मिला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था ऊपर, जो मैंने आपको गुरुजी मंत्र दिया था, उसमें यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि सीकेंड जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज मिलेगा। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ध्यान से देखना। मैंने पूछा कि यहाँ से यहाँ तक x में जो चेंज हुआ है उसमें y बहुत बार चेंज हुआ है ना। अब मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछ रहा हूँ कि x में मान लो इतना छोटा सा चेंज आया, इतना छोटा, बहुत छोटा है, ठीक है, तो y में कितना चेंज हुआ है। अब ये मैंने क्वेश्चन कर दिया आपसे। ओके, ये तो मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो एवरेज चेंज है वो मिल गया है। आपने क्या किया, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया है। अब मैंने पूछा कि x में अगर मैं छोटा सा चेंज करूँ, x में बहुत छोटा सा चेंज करूँ, तो मुझे y में क्या मिलेगा। इसके लिए तो यहाँ पर हम सीकेंड ड्रॉ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एंट्री होती है लिमिट की। किसकी एंट्री होती है, लिमिट की। तो लिमिट के लिए भी आप गुरुजी मंत्र ले लो। ये क्या है, ठीक है, ग्राफ पर अगर हम किसी पॉइंट पर टेंजेंट की स्लोप देखते हैं तो उस पॉइंट का डेरिवेटिव होता है वो, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप। चलिए, अब उसी ग्राफ को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। ये रहा y और ये रहा x। ओके, दिस वन इज़ y, दिस वन इज़ x। चलिए, ग्राफ कुछ ऐसा था, ये रहा ग्राफ आपका। ओके, अब मैंने पूछा है कि x में मैं बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। देखना आप ध्यान से, अगर मैं बहुत छोटा सा चेंज कर रहा हूँ, इट मीन्स मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो a है, a पॉइंट यहाँ था और b पॉइंट यहाँ कहीं था, b को मुझे a के बहुत नज़दीक लाना है, b को बहुत a के नज़दीक लाना है, तभी x में बहुत छोटा सा चेंज होगा। अब आप समझ पा रहे हैं क्या, अगर मैं यहाँ पर ये जो b था इसको मैं बहुत पास ले आऊँ, किसके, a के बहुत पास ले आऊँ, तभी तो x में छोटा सा चेंज होगा, है ना। हमें क्या मकसद है, हमारा मकसद ये है कि x में इतना छोटा चेंज करना है कि हमें एक पर्टिकुलर टाइम का, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर x में जितना चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में y में चेंज मिल जाए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, b को बहुत पास ले आता हूँ। ध्यान से देखो, अब ये क्या किया मैंने, b को इतना पास कर दिया, ठीक है, बहुत पास कर दिया कि अगर मैं यहाँ पर अब स्लोप बनाता हूँ तो ये इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करेगा। अब आप चेक करो, ये जो ग्राफ है, ग्राफ को ही मैं बना रहा हूँ, ए बी वाला ग्राफ, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ है। अब मैंने इसको b को इतना पास ले आया, मैं a और b को इतना पास ले आया कि यहाँ पर अगर मैं स्लोप जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये कर्व है और ये जो मैंने स्लोप बनाया, तो a और b इतने पास में है कि एक ही पॉइंट पर ये टच कर रहे हैं इसको, इस ग्राफ को, है ना। ठीक है, तो अब जब एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बोला है कि टेंजेंट ही डेरिवेटिव है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर स्लोप बनाना है। ये लीजिए, आपने यहाँ पर स्लोप ऐसा कुछ बना दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं, ये तो काफ़ी बड़ा बन गया। एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, अब देखो, ये मैंने छोटा सा ट्रायंगल बना दिया और ये स्लोप बना दिया है। अब आप मुझे बताओ कि x में जो चेंज है वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, है ना। इतना छोटा चेंज है, ये रहा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखा, बहुत छोटा। इसका मतलब जो डेल्टा x है, चेंज इन x,
वो करीब करीब एकदम ज़ीरो के पास में होगा। तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, आपको पता है ये बात? इसको हम दिखाते हैं इससे, ये जो एरो बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं टेंड्स टू या अप्रोचेस टू। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये जो डेल्टा एक्स है वो करीब करीब ज़ीरो के पास में ले आया। ओके, इसको आप ऐसे पढ़ोगे, डेल्टा एक्स टेंड्स टू या अप्रोचेस टू, क्या बोला मैंने? टेंड्स टू या अप्रोचेस टू ज़ीरो। ओके, क्या आपको समझ आया ये कि मैंने डेल्टा एक्स को, मतलब चेंज इन एक्स को इतना छोटा कर दिया है कि वो ज़ीरो के बहुत पास आ चुका है। इट मीन्स ये 0.00000001 इतना छोटा है ये, या पॉइंट 0.000001 इतना बहुत छोटा है ये। ओके, एकदम ज़ीरो के एकदम ज़ीरो के पास में है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर मैंने जो आपको बताया था इक्वेशन, डेल्टा वाई चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इसके आगे मैं क्या लिख दूंगा? लिमिट LIM, और यहाँ पर लिखूंगा डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। इसका मतलब चेंज इन एक्स नियरली इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब बहुत ही छोटा है। क्या आप समझ गए इस बात को? इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं? अब ये क्या हो जाएगा? dy/dx। ओके, अब आप समझ गए। ये जो d है, ये जो d है, ये इसको बोलेंगे d है। ठीक है, d, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ही स्मॉल चेंज है, बहुत स्मॉल चेंज है। ओके, तो यही था इसका बेस, डेरिवेटिव और लिमिट का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसी पे बेस्ड मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, स्पीड के लिए हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करते हैं? चलिए, स्पीड के लिए हमें क्या ज़रूरत है? चेंज इन डिस्टेंस और चेंज इन टाइम, यही तो ज़रूरत है ना। मैं अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बनाकर बता दूँ, तो ये रहा आपके पास डिस्टेंस। ठीक है, वाई में मैं क्या रखूँगा? डिस्टेंस, और एक्स में रखूँगा टाइम। ओके, ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। ठीक है, हमें क्या चाहिए? ये रहा ग्राफ। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें क्या चाहिए? इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, है ना। एवरेज मैंने क्या बताया था कि ए और बी बहुत दूर दूर हैं, पर अगर इंस्टेंट चाहिए इट मीन्स टाइम में जो चेंज है बहुत छोटा है। ओके, अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं, ये रहा एवरेज स्पीड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे इंस्टेंटेनियस स्पीड चाहिए, मतलब कि मैंने टाइम को बहुत छोटा कर दिया है, टाइम को नियरली इक्वल टू ज़ीरो कर दिया है ना। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? इंस्टेंटेनियस, क्या लिखा है मैंने? इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, ओके, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। समझ गए आप? अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप चेक करो कि ये एक्स में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में चेंज है ना, डिस्टेंस में चेंज, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम में चेंज। और हमने टाइम में चेंज को है क्या किया है? बहुत छोटा कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमें किसी इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या चाहिए था? स्पीड चाहिए था। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड हमें क्या चाहिए था? एक पर्टिकुलर टाइम पर चाहिए था। ओके, हमें एवरेज नहीं चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक मोशन हुआ है और हमें एवरेज चाहिए, नहीं। हमें ये जो पॉइंट है बी पॉइंट को हमने क्या कर दिया? ए के बहुत पास ले आया हम, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? चेंज मिल गया डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में, और टाइम क्या है? बहुत छोटा है, इसी को हम लोग लिखें डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो ये इक्वल हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी के। अब आप समझ गए। तो हमारे पास क्या इंस्टेंटेनियस हमें स्पीड अगर निकालने के लिए कहा गया, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? डी एक्स अपॉन डी टी। आपको क्या कर देना है? डिफ्रेंसिएशन कर देना है। ओके, अब डिफ्रेंसिएशन मैथमेटिक्स में हम लोग कैसे करते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये सारे टर्म्स सीख लो क्या होता है। अब इसके बाद आते हैं हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर। सेम है, मैंने क्या बताया था? एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपके पास? ये रहा एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही था ना।
अब हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस हमें वेलोसिटी चाहिए। ओके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इसी में क्या करना है, लिमिट लगा देना है, और ये चेंज इन टाइम जो है, टाइम को हमें बहुत छोटा कर देना है। बहुत छोटे इंटरवल पे हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज़ को हमें, ये रहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू, लिमिट लगा देना है हमें। लिमिट मैंने आपको बताया है क्या करना है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट में हम जो भी रखेंगे उसको हमें बहुत छोटा कर देना है। यहाँ पर हमारे पास डेल्टा टी को बहुत छोटा करना पड़ेगा। ये रहा डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ओके, और किसको हमें ये करना है यहाँ पर, ये रहा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। समझ गए आप? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बच जाएगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या मिल गया हमें, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? आप बोलोगे हाँ सर, अब हमें समझ में आ गया है कि हमें क्या करना है। ओके, इसको मैं अभी सॉल्व करने का भी तरीका बताऊंगा आपको, बस ये और 2 टॉपिक ख़त्म हो जाए उसके बाद, ठीक है? चलिए, ये तो हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम एक्सेलरेशन पर। एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एक्सेलरेशन के लिए अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो आप चेक करोगे, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, यही होता है ना। तो बच्चों, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, ओके, ये रहा ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ है, मैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बता रहा हूँ सब। हाँ, तो एक्सेलरेशन क्या है, हमें वेलोसिटी में चेंज चाहिए, ये बन गया वेलोसिटी, और इधर आ गया टाइम अपन का। ठीक, हमें स्लोप एकदम ऐसा चाहिए, छोटे से टाइम इंटरवल पर, बहुत छोटे से टाइम इंटरवल पर चाहिए। ठीक, बहुत छोटा, कि टाइम हमारा एकदम 0 के आसपास में चेंज हुआ है, उस टाइम हमें चाहिए कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो सॉरी, ये अभी हम एक्सेलरेशन बता रहे हैं ना, सॉरी। तो एक्सेलरेशन पे क्या है, ये हम एवरेज वाला देखेंगे पहले, हाँ, उसके बाद इंस्टेंटेनियस में हम वो देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, जो ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये जो साइन है, ये वेक्टर का साइन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपने पास, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अब अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात आए तो आपको क्या करना है, ये जो ए और बी है, बी को आपको बहुत पास लाना है, ए के इतने पास लाना है कि इन दोनों से अगर मैं स्लोप बनाऊँ तो एक ही लाइन पे, सॉरी एक ही पॉइंट पर ये टच करे, इस कर्व को एक ही पॉइंट पर टच करे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो टाइम में चेंज है वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, मतलब बहुत छोटा चेंज होगा। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये देखो, ये रहा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, लिमिट पुट करेंगे हम, और लिमिट में क्या बोलेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ओके, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमने लिमिट लगा दिया है, तो लिमिट लगाने के बाद अब हम छोटा सा जब देखेंगे चेंज हमें क्या देखना है, बहुत छोटा देखना है, बहुत छोटा। तो उस चेंज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी मैंने आपको बताया था डी यूज़ करते हैं इस डेल्टा की जगह पर। तो ओवरऑल हमारा एक्सेलरेशन, इंस्टेंट एक्सेलरेशन किसके इक्वल आ जाएगा, डी वी अपॉन डी टी के। ओके, कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक आपको? आई होप आपको ये वाला दोनों स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर कि मैथमेटिक्स में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जो भी डिफरेंशिएशन है हम इसको मैथमेटिक्स में सॉल्व कैसे करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज मैंने दिए हुए हैं। तो बेसिक फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास, जब भी कोई कांस्टेंट है आपके पास, अगर आप कांस्टेंट को, और ये जो dy बाई डी एक्स है, आप इसको समझ लो कि ये एक ऑपरेटर की तरह काम करता है। क्या ये ऑपरेटर है। ओके, लाइक मशीन है ये, आप इसमें भी जो भी कुछ डालोगे उसका कुछ ही आउटपुट देगा। तो यहाँ पर आपने क्या इनपुट डाला है, ये x है, ये क्या है इनपुट, ठीक, और ये, ठीक है, तो ये एक फ्रैक्शन की तरह बन गया dx अपॉन dx, है ना, तो ये 1 की आ जाएगा इक्वल। ओके, अब जब भी आप कांस्टेंट को क्या कर रहे हो, कांस्टेंट को, अगर ये वाला यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक है, अगर आप कांस्टेंट को क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये तो ऑपरेटर है, आप किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो, कांस्टेंट को, ये 0 दे देगा। ओके, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। आपको बता दूं ये, अगर देखो ये मैंने बनाया ग्राफ, ओके,
ध्यान से देखना, ठीक है। अब कांस्टेंट का अगर ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू है तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उसका। अब मैं इसमें स्लोप बना सकता हूँ क्या? स्लोप बनेगा ही नहीं। जब स्लोप नहीं बनेगा तो कुछ एंगल नहीं है और टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास कुछ आएगा नहीं, इसलिए कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास? 0। अगर आपके पास x पावर n है तो वो क्या हो जाएगा? एन एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है, समझ गए आप। अब u प्लस माइनस वी है। चलिए इसका मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने बोला कि बच्चों ये लो, आपको y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसका डिफ्रेंशिएट करो। तो आप क्या करोगे? बोथ साइड आपको क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन लगाना है। इसको आप कैसे करना है? डी वाई बाई डी एक्स, ओके। इस साइड आपने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। किसका डिफ्रेंशिएशन किया है फिर से बताऊं? तो ये y का किया है, और ये चीज़ क्या है? ये मशीन की तरह एक काम करेगा, ओके। तो आपने किसका डिफ्रेंशिएशन किया है? डी वाई का, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स आपने लिख दिया। और इधर आप क्या लिखोगे? राइट हैंड साइड डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया है, एक्स पावर एन का क्या करेंगे आप? एन एक्स पावर एन माइनस 1। तो एन क्या है यहाँ पर? 3 है। 3x n माइनस 1 मतलब 2, ओके। ये हो गया सॉल्व। तो इसी तरह से सॉल्व करना है, ये बेसिक है। अब अगर दो आपको नंबर्स या कुछ भी इक्वेशन गिवन है, वो आपको प्लस या माइनस में है, इसका भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये तो प्लस में है। अगर ये माइनस में भी होता तो भी यही लगेगा। आप देखो कैसे बनाएंगे। तो आप क्या करोगे? दोनों साइड इसका क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड आपने कर दिया। अब दोनों को आप सेपरेट डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ये देखो, इसको सेपरेट डिफ्रेंशिएट किया है, इसको भी सेपरेट डिफ्रेंशिएट किया। तो यहाँ पर क्या हो गया? डी 2x अपॉन डी एक्स प्लस डी 3x स्क्वायर अपॉन डी एक्स। अब अपन को क्या करना है? जब भी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है, ये देखो आप कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीपल में है, आपको कांस्टेंट को बाहर ले लेना है और वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट कर देना है। चलो देखो आप, यहाँ पर तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा और डी एक्स मैंने अभी आपको बताया 1 हो गया, प्लस ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वेरिएबल के साथ, 3 बाहर कर लेंगे आप। 3 बाहर कर लिया, एक्स स्क्वायर एक्स पावर एन, यहाँ पर देखो एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो इंटू 2n और x पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब यहाँ पर 1 हो गया। ये कितना बच गया हमारे पास? 2 प्लस 6x, ओके। तो ये तरीका है इनके इक्वेशंस को सॉल्व करने का, ओके। और यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज मैंने दिए हुए हैं, आप उसको ध्यान से देख लो। क्या है? साइन इनवर्स x रहेगा तो ये हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट रख लेना, ओके। अगर e पावर x है तो सेम उसका हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ओके। नेचुरल लॉग है 1/x हो जाएगा। साइन x कॉस x माइनस साइन x, टेन एक्स सेक स्क्वायर x, कॉट x माइनस कॉसेक स्क्वायर x, और सेक x इंटू टेन एक्स, और कॉसेक x माइनस कॉसेक x इंटू कॉट x, ओके। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अब आते हैं इसके यूज़ पर कि हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। डिफ्रेंशिएशन हमने सीख लिया है, अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, ओके। तो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें पोजीशन गिवन है x इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर प्लस 3 से हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, ओके। अब वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा? डी एक्स अपॉन डी टी, इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे। ये क्या है? ये पोजीशन है ना, डिस्प्लेसमेंट है ये। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपको ये क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी अगर आप करोगे आपको क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी, ओके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपन क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर आपको किसके साथ डिफ्रेंशिएशन करना है? टी के रिस्पेक्ट में करना है ना। ये देखो आप टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया? डी एक्स अपॉन डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर प्लस है, मैंने अभी आपको बताया था, अगर पीछे प्लस है या माइनस है दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, या तीनों या चार जो भी हैं। तो डी 5t स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस डी 3 अपॉन डी टी, ओके। तो ये क्या बन जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी
यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट अभी मल्टीप्लाइड है वेरिएबल के साथ, तो कांस्टेंट को बाहर लिखोगे आप 5 और x पावर n है। x पावर n का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, हाँ x पावर n का फॉर्मूला क्या बताया था, nx पावर n माइनस 1, यही था ना। तो आपको n लिखना है, मतलब 2 है वो, इंटू 2 और t पावर 2 माइनस 1, इट मीन्स t इटसेल्फ, या पावर में 1 लिख दो आप, प्लस अब यहाँ पर कांस्टेंट है, मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, प्लस 0। तो हमारे पास क्या आ गया, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू 10t, और यही आपका आंसर है। हमें क्या बताया ये हमारा मिल गया वेलोसिटी। तो आपको याद क्या रखना है, अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज s इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन हमें गिवन है। सो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था। चलिए, तो हमें इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। LHS में क्या हो जाएगा, ds अपॉन डी टी, ओके, इज इक्वल्स टू d 4t क्यूब अपॉन डी टी, यहाँ माइनस d2t अपॉन डी टी प्लस d5 अपॉन डी टी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, नहीं होगी। अब सॉल्व करते हैं इसको। ये हमारा क्या बच गया, 4n, x पावर n का क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, nx पावर n माइनस 1, nx पावर n माइनस 1, ये आप बार बार बनाओगे आपको याद हो जाएगा। इट मीन्स 3 और t पावर 2 हो गया, माइनस कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीपल है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और वेरिएबल का क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन, तो dt अपॉन dt 1 हो गया, और यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, इट मीन्स ये 0 हो गया। ओवरऑल हमारे पास क्या बचा है, 4 इंटू 3 12t स्क्वायर माइनस 2, दिस इज़ योर आंसर। और ये है क्या बच्चों, यूनिट हम लिखना भूल चुके हैं यहाँ पर, ये चीज़ है क्या, क्या हमें निकालने को कहा गया है, वेलोसिटी। ओके, सो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हमें यूनिट दिया नहीं गया है, मोस्ट प्रोबेबली ये मीटर पर सेकेंड होगा। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, वेलोसिटी फाइंड करो, सॉरी वेलोसिटी हमें गिवन है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय v इज इक्वल्स टू 60 स्क्वायर प्लस 4, और एक्सलरेशन हमें फाइंड करना है। अच्छा, एक्सलरेशन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे हम, एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू, किसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, v को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। चलिए दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना। ये देखो टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड करेंगे। चलिए करते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, dv अपॉन डी टी, यही हमें फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू d60 स्क्वायर अपॉन डी टी प्लस d4 अपॉन डी टी। कोई दिक्कत है बच्चों, नहीं। तो ये क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे देखो आप कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीपल है, फिर बता दो कांस्टेंट बाहर लेंगे, और ये t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, प्लस ये बचा कांस्टेंट अपने पास, कांस्टेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है हमेशा। ये क्या बच गया, 12t इज़ योर आंसर। ओके, अब ये तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस, सॉरी क्या मिल गया हमें, एक्सलरेशन मिल गया। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन मिल गया। अब अगर आपको बोला कि 5 सेकेंड पर, एट 5 सेकेंड पर क्या होगा एक्सलरेशन, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर टी पे पुट कर दोगे 5, है ना, 12 इंटू 5 विच इज़ इक्वल्स टू 60। ठीक है, तो ये क्या है, वेलोसिटी है ना, मोस्ट प्रोबेबली ये मीटर पर सेकंड होगा। यूनिट यहाँ पर किसी में गिवन नहीं है, मुझे डाल देना चाहिए था। ठीक है, अगर आपको 6 सेकंड पर पूछा, ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन मिल चुका है ना, किसके, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ही तो है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल चुका है। अब किस इंस्टेंट पर चाहिए, एट 5 सेकेंड, एट 6 सेकेंड, एट 12,000 सेकेंड, तो आपको टाइम पे आपको यही पुट कर देना है जो आपसे मांगा गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाओगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी के लिए आप क्या करते हैं, देखो आप वेलोसिटी, ठीक है,
तो वेलोसिटी के लिए आपको याद होगा, आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं ना, ये रहा वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी। कोई दिक्कत है, ये आपने फाइंड कर दिया, वेलोसिटी मिल गई आपको। अब एक्सेलरेशन के लिए आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, डी वी अपॉन डी टी, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नहीं, ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनको दोनों को सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर आपको टाइप करके बता देना है, ओके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है। मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेशन मैंने डाला है, नहीं इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो, ठीक है, ये भी आप खुद से बना लोगे, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमें, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो, कब, 3 सेकंड पर, ठीक है। 3 सेकंड पर, जब टाइम 3 सेकंड हो गया था तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या था, सीधे पुट कर देना है यहाँ पर कोई हमें, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना, सॉरी वेलोसिटी फाइंड करना है, ओके। चलिए यहाँ पर कुछ थोड़े एडवांस, थोड़ा सा इससे लेवल 2 जाते हैं क्वेश्चन पर, ओके। अब देखते हैं क्या है क्वेश्चन में लेवल 2 पे। तो ये पहले वाला क्वेश्चन तो इजी है, ये आप कमेंट करोगे मुझे, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है, वेलोसिटी फाइंड करो आप 3 सेकंड पर, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए आप क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, समझ गए आप, ठीक है। चलो अब आप चेक करो, हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टी। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करोगे, डी एस अपॉन डी टी। अब जैसे ही आपने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो वेलोसिटी मिल जाएगा। अब आप लिख दो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया, 20t वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीपल पे है, आप वेरिएबल कांस्टेंट को बाहर निकाल लोगे, ठीक है, माइनस d5t² अपॉन dt। चलो अब यहाँ पर क्या हो गया, 20 आप बाहर निकाल लिया, dt हट गया, माइनस 5t², इट मीन्स 10t। कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर, x पावर n का, nx पावर n-1। अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, अब मैं डायरेक्ट करूँगा हर चीज़, है ठीक है। तो 20 माइनस 10t, ये क्या मिल गया हमें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या मिला है हमें, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला है। अब इस इंस्टेंट पर, किस इंस्टेंट पर, 3 सेकंड पर हमें चाहिए वेलोसिटी, है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी एट 3 सेकेंड। 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या थी, इट मीन्स 20 माइनस 10 इंटू 3 कर देना है, हमें क्या मिल गया, ये 20 माइनस 30, इट मीन्स माइनस 10 था, ओके। ऐसा यूनिट यहाँ पर गिवन नहीं है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये सारे इसी तरह के क्वेश्चन हैं, तो आपको इन सब का भी क्या करना है, कमेंट में आंसर देना है, ओके। कमेंट में आपको इसके आंसर लिखकर सेंड कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब लेवल 3 पे आ चुके हैं हम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज़, हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी निकालो 5 सेकंड पर और फिर एक्सेलरेशन निकालो, ओके। तो वेलोसिटी के लिए हम क्या करते हैं, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही होता है ना बच्चों। चलो देखो वेलोसिटी क्या करेंगे, वेलोसिटी इज़ इक्वल्स टू, अच्छा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए हमें, तभी तो हम 5 सेकंड पुट करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, यही होता है फॉर्मूला, ओके।
चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हमें डिफरेंशिएट करना है, डी एस अपॉन डी टी। ओके, और ये कांस्टेंट है, ज़ीरो हो जाएगा, नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीपल है, कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, वेरिएबल डी टी अपॉन डी टी 1 प्लस 2 इंटू 2 4t। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। अब हमें पूछा है कि वेलोसिटी एट टाइम 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या होगा, ये हमने निकाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, 5 सेकेंड पर, इट मीन्स हमें क्या करना है, वेलोसिटी एट 5 सेकेंड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने निकाला है। अब उसके बाद टाइम पर आप क्या पुट कर दोगे, 5, बस इतना ही है। तो 6 प्लस 4 इंटू टी विच मीन्स 5। ओके, यहाँ पर ये कितना आ गया हमारे पास, 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब बाकी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो और आपको क्या करना है, इन सबको भी आपको कमेंट करना है। इजी क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। ओके, कमेंट में आपको आंसर बताना है इसका। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी डिफरेंशिएशन का। ओके, एक इक्वेशन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पे देता हूँ मैं, दैट y इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे डिफरेंशिएट बोथ साइड, दोनों साइड आपको डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, एक्स दिख रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करोगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला आप रिकॉल करो। ठीक है, तब तक मैं ऐसे लिखता हूँ, और इधर डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। तो डी साइन एक्स का क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। ओके, कॉस एक्स प्लस, और कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया, ये हो गया डिफरेंशिएशन इस इक्वेशन का। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, बस छोटा सा कर लूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, और आप चेक करो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। ये एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, अगर आपके पास डी एम प्लस एन है और इसको आपको डिफरेंशिएशन करना है, आप इसको अलग अलग कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया है। ओके, डी एन अपॉन डी एक्स। बट अगर आपके पास मल्टीपल में हो डी एम डॉट एन अपॉन डी एक्स, अब आप क्या करोगे, तो इस पर आपको मैंने फॉर्मूला बताया, फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। एम को ऐसी एज इट इज़ रखना है, मल्टीप्लाइड बाई एन को डिफरेंशिएट कर देना है। ओके, प्लस अब आपको क्या करना है, एन को एज इट इज़ रख देना है, डिफरेंशिएट कर देना है एम को। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं होगी। ठीक, अब इसी तरह इसको बनाएंगे। हाँ देखो, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड डिफरेंशिएट किया हमने, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का एज इट इज़ रख लेते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, प्लस अब एक्स स्क्वायर का रखा था, अब एज इट इज़ हम लोग रख देंगे साइन एक्स को इनटू, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स, प्लस अब ये हमारे पास क्या बचा, साइन एक्स इंटू 2x। लास्ट में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, इजी था ना? चलिए, इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको वो समझने में थोड़ा दिक्कत आया होगा कि ये चीज़ है क्या। अच्छा, समझना भी ज़रूरी था, क्योंकि हमें फिज़िक्स को पढ़ने के लिए इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, हाँ ध्यान से चेक करना आप, tan
क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल्स टू tan 2x। ओके, इसको चेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, sin 2x कर देते हैं। ओके, ये मैं आपको रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूँ, sin 2x है। अब आप क्या करोगे, बोथ साइड आप डिफ्रेंशिएट करोगे, किसके रिस्पेक्ट में, यही यहाँ पर क्या है, ट्विस्ट है। ओके, dy बाई डी एक्स हो गया इज इक्वल्स टू d sin x, sin 2x है ना। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, सॉरी क्या लिख रहे थे हम अभी तक, dx है ना। अब आप बोलोगे dx लिख दो, तो मैं बोलूँगा नहीं, यहाँ पर आपको x नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर मैच करना है इस वेरिएबल को। यहाँ पर क्या वेरिएबल है, 2x है, तो 2x के ही रिस्पेक्ट में हम इसे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर 2x हो गया, हमें क्या चाहिए था, x चाहिए था। ओके, फिर हम इसको क्या करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करके दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर dx कर दिया हमने। ये क्यों किया हमने, यही क्वेश्चन है, ये हमने क्यों किया, 2x यहाँ पर क्यों लिखा, 2x इसलिए लिखा ना, हम लोग चेंज देख रहे हैं। हाँ, डेनोमिनेटर में जो चेंज आया है उसके रिस्पेक्ट में न्यूमरेटर में क्या चेंज आया है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने किसको देख चेंज देखा है, साइन x में चेंज देखा है, तो आप ये नीचे भी dx लिखोगे ना, x के रिस्पेक्ट में चेंज देखोगे ना। x क्या है, एंगल है, एंगल ही, अगर मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, लेट से मैंने 0 डिग्री डाला, फिर 1 डिग्री डाला, फिर 2 डिग्री डाला, किस में डाल रहा हूँ, x पे डाल रहा हूँ, है ना। तो इधर भी तो एंगल ही होगा, नीचे भी एंगल ही होगा ना, नीचे भी एंगल ही होगा, या नीचे कुछ और आ जाएगा। इसलिए ये वेरिएबल का सेम होना ज़रूरी है। अब वेरिएबल को सेम करने के लिए फिर मुझे यहाँ पे फर्दर अगेन मुझे क्या करना पड़ा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेन रूल बोल देते हैं। ठीक है, क्या बोल दिया हमने इसे, चेन रूल। चलिए अब आगे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करें। साइन एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स, इट मीन्स ये कॉस 2x हो जाएगा, इनटू यहाँ पर मल्टीपल क्या है, किसका मल्टीपल है, कांस्टेंट और वेरिएबल का, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, इंटू 2 लास्ट में 2 cos 2x, ये किसके इक्वल हो गया, dy बाई डी एक्स के। अब आप समझ चुके हो कहानी क्या चल रही है यहाँ पर, है ना। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन क्या है, बस इंटीग्रेशन इसके ऑपोजिट है, किसके ऑपोजिट है, डिफ्रेंशिएशन के ऑपोजिट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं क्या है ये भला। अब हम करेंगे इंटीग्रेशन। ओके, तो इंटीग्रेशन का काम क्या है, सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन चेक कर लें। इंटीग्रेशन कंबाइंस इनफाइनाइटली मैनी टाइनी क्वांटिटीज़, बहुत सारे छोटे छोटे क्वांटिटीज़ को हम लोग ऐड करके या कंबाइन करके हम लोग एक बड़ा क्वांटिटी लेते हैं, है ना। यही होता है होल क्वांटिटी। मतलब क्या है, एक बड़ा सा क्वांटिटी है कोई, उसमें हम लोग छोटे छोटे उसके क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो एक बड़ा क्वांटिटी मिल जाएगा, बस यही काम है इसका। मतलब सिंपल अगर लैंग्वेज में बताऊँ तो जोड़ना काम है। ओके, अब क्रिटिकल कैलकुलेशंस को ऐड करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को काम में लाते हैं। ओके, अच्छा अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ध्यान से देखना। मैं आपने आपको एक स्क्वायर दिया, साइड ए है जिसका, स्क्वायर का साइड क्या है, ए है। अब मैं पूछूँ आपसे एरिया बताओ, आप बोलोगे सर ये सिंपल है, ए स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपको ट्रेपीजियम दूँ, एक क्या दिया मैंने, ट्रेपीजियम ए बी, ये इसके पैरेलल साइड्स हैं और बीच में जो है एक एच इसकी हाइट है, हाइट मतलब पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछूं इसका एरिया बताओ बेटा, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया भी सिंपल है, हाफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ओके, ये तो आपने बता दिया। अब आप बन चुके हो आइंस्टाइन, यही ना, नहीं। अब मैं आपसे पूछूं एक रैंडम सा कोई फील्ड है, ठीक, कोई शेप नहीं है इसका, ये क्या शेप बन गया, ये नहीं बनाना चाह रहा था मैं, इससे हटा दो। ठीक, अब मैं आपसे पूछता हूँ कोई एक रैंडम सा फील्ड है, ठीक है, ये लो, ऐसा इधर से आया, ये इधर से, ऐसा कुछ है, हाँ। अब आप इसका एरिया बता दो मुझे, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका एरिया कैसे हम फाइंड करें, ये तो हमें स्कूल में सिखाया ही नहीं गया है ना, ये तो सिखाया नहीं गया आपको, तो अब इसका कैसे करें, यहीं पर एंट्री होती है इंटीग्रेशन की। ओके, चलिए कैसे फाइंड करेंगे मैं आपको बताता हूँ, पहले इसे हटा दिया जाए। हाँ, अब आप देखो, लेट से मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ के थ्रू बताता हूँ। ग्राफ ले लिया हमने, हाँ, ये y ये x,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखता हूँ। हाँ, एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, डरना नहीं है। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, रेक्टेंगल। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। तो ये रहा ओरिजिन, और इसका जो ब्रेथ है वो बी है ना, और इसका जो लेंथ है ये एल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब मैं पूछूं इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। हम इसका एरिया निकालेंगे इंटीग्रेशन के थ्रू। किसके थ्रू निकालेंगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में हमें क्या बोला है कि छोटे छोटे बहुत सारे क्वांटिटीज़ को लेकर आप जोड़ सकते हैं, यही कहा है हमें। चलिए छोटा क्वांटिटी यहाँ पर लेते हैं। तो छोटा क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि मैंने एक स्ट्रिप काट लिया, एक छोटा सा स्ट्रिप मैंने काटा है, इसमें काटा है। अब यहाँ पर आप बताओ कि ये जो लेंथ है छोटा सा, क्या ये मैं इसको डी एल लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर जैसे ही मैं अगर डी लिखता हूँ उसके आगे कुछ भी क्वांटिटी लिखता हूँ वो बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा। ठीक है, नियरली इक्वल टू ज़ीरो, पर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के एकदम बहुत पास है। मतलब कि बहुत छोटा मैंने काटा है यहाँ से स्ट्रिप लेंथ में। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप होंगे यहाँ पर, है ना। अब मैं इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया आपसे पूछूं, इसका एरिया भी छोटा होगा, है ना। इसका क्या होगा, एरिया भी छोटा होगा। इस छोटे से स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात चल रही है अभी, छोटे से स्ट्रिप की। फॉर दैट स्मॉल स्ट्रिप, ठीक है, उसका मैं एरिया बोलूँ तो एरिया भी छोटा होगा। तो एरिया में डी ए लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू, इसका लेंथ क्या है बच्चों ये बताओ, सॉरी ब्रेथ, यहाँ से यहाँ तक ही ब्रेथ होगा ना, इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप बोलोगे सर इसका ब्रेथ जो है ये वो बी है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया। तो अगर मैं इस छोटे से स्ट्रिप की बात करूँ, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल है ना, तो एल इंटू बी होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका जो लेंथ है वो डी एल है और ब्रेथ जो है वो बी है। अब आपको समझ में आ गया, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई है, नहीं हुई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने क्या किया है ना, यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रिप बना दिए हैं। ठीक है, ये रहा एक और स्ट्रिप, ये रहा एक और स्ट्रिप। ऐसे कितने स्ट्रिप होंगे, इनफाइनाइटली मैनी। ओके, इनफाइनाइट स्ट्रिप है। अब मैं अगर इन सारे स्ट्रिप को अगर जोड़ दूं, कहाँ से कहाँ तक, ये ज़ीरो से एल तक जोड़ दूं, तो क्या मुझे एरिया मिल जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर एंट्री होती है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन का साइन कैसे होता है, ऐसा, काइंड ऑफ एस। ओके, इसका मतलब होता है जोड़ दो, इसके अंदर जो भी क्वांटिटीज़ है उसको क्या करो आप जोड़ दो, है ना। तो अब यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाता हूँ, ये लगाया मैंने इधर और ये लगाया मैंने इधर। ओके, अब यहाँ पर लिमिट होता है। अब यहाँ पर चेक करो आप, ये रहा इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोला हमने, लोअर लिमिट, और ये जो है ये है अपर लिमिट। ठीक है, क्या है ये, अपर लिमिट है। तो हम कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं, लोअर टू अपर, ये हम लोग ऐड करते हैं। कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तक हम ऐड करते हैं। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो हमारे पास ये इस डेरिवेटिव को आपको चेक करना है, ये एल को चेक करना है आपको। तो आप इस लेंथ को कहाँ से कहाँ तक जोड़ रहे हो, 0 टू एल तक जोड़ रहे हो, है ना। तो आपको लिमिट क्या लगाना है, ओरिजिन से एल तक जोड़ना है। ओके, इस डी एल को, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्लाइड में, है ना। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है ये dx, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। अच्छा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है dx के साथ, तो कांस्टेंट को हम क्या कर लेंगे, कांस्टेंट और x को बाहर कर देंगे। ठीक है, और ये प्लस c का जो कंसेप्ट है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, पहले आप यहाँ तक देखो। अगर आपके पास 5dx है तो आप क्या करोगे, कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। जैसे हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले लेते ना, तो कांस्टेंट को आप बाहर ले लो। अब इसका इंटीग्रेशन करो, और इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा है, dx का क्या हो जाएगा, ओनली x। तो ये लास्ट में हमारे पास क्या बच जाएगा, 5x, इसका आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं आप, समझ गए। बस इन दो फॉर्मूला का अभी हम यूज़ कर रहे हैं। तो dx का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, x ओनली। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीपल में है तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे सबसे पहले, उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, और ये जो dx बचा है उसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
समझ गए आप? चलिए अब पीछे आ जाओ आप। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट मल्टीपल में है। सबसे पहले इधर है डी ए, तो मैंने क्या बताया था अभी आपको फॉर्मूला बताया है, डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब यहाँ पर ए है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ओके चलिए डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए, तो ए इज इक्वल्स टू, अब अच्छा यहाँ पर ये लिमिट लगा हुआ है, लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले इंटीग्रेशन करते हैं। बी जो है कांस्टेंट है अपने पास, बी को मैंने बाहर लिखा, ये 0 टू एल डी एल। अच्छा अब इसके आगे बनाएंगे, ए इज इक्वल्स टू बी इंटू, अच्छा डी एल का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा ओनली, तो एल। अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है। इंटीग्रेशन होने के बाद लिमिट को हम लोग किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0, लोअर लिमिट इधर, और ये अपर लिमिट। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर जो भी है वेरिएबल, उसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब देखो क्या करना है अपन को, अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना? चलिए तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया, b इंटू अंदर का जो वेरिएबल है उसमें पहले अपर लिमिट पुट किया हमने l, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट किया 0 0, तो ये हमारे पास फाइनली क्या बच गया, b इंटू एल, जो कि क्या है, एरिया का फॉर्मूला है ना, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, हमारे डेरिवेशन में यूज़ होगा, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा। ओके समझ गए आप? चलिए अब मैथमेटिकली हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाए क्वेश्चंस को। नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मूलाज मैंने आपको 2 बता दिए हैं। अच्छा तीसरा फॉर्मूला क्या है, जब भी x पावर n है आपके पास, तो आप क्या करोगे, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत है नहीं जी। 1/x है वो नेचुरल लॉग क्या हो जाएगा, मॉड x। ओके e पावर x है सेम हो जाएगा, a पावर x है a पावर x अपॉन नेचुरल लॉग a। कोई दिक्कत है यहाँ तक, साइन का माइनस कॉस, नीचे आ जाते हैं, कॉस का साइन में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर 10 में, कॉस स्क्वायर माइनस कॉट, सेक 10 सेक में। अब आपको दिख रहा होगा कि ये सीधे डिफ्रेंशिएशन का तो उल्टा है, हमें दिख रहा है कुछ कुछ, है ना? अच्छा उसको बताने से पहले यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं। अगर प्लस में है तो आप उसको इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके, माइनस में है इंडिविजुअल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये फिजिक्स में हम लोग इस यूज़ कर सकते हैं। ओके अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ, ठीक? चलिए सबसे पहले x पावर 5, ओके क्या करना है अपन को, x पावर 5 ये dx, इसको इंटीग्रेट करो, तो x पावर n का फॉर्मूला लगेगा आप यहाँ पर, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, x पावर 6 अपॉन 6 प्लस c। अब ये प्लस c कहाँ से आ रहा है सर, ये क्वेश्चन आया किसी के दिमाग में? तो आप बोलोगे हाँ सर मेरे दिमाग में आया, पर मैंने पूछा नहीं। तो क्यों नहीं पूछा है आपने, यहीं पर गलती हो गई ना आपकी, ठीक है? चलिए इसे हटा देता हूँ, उसके बाद बताएंगे आगे का, ठीक है? चलिए अब मैं आपको बता रहा था कि डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन के जस्ट अपोजिट होता है। डिफ्रेंशिएशन इज जस्ट अपोजिट टू इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट टू डिफ्रेंशिएशन। चलिए डिफ्रेंशिएशन मैं आपको एक किसी इक्वेशन का करके बताता हूँ। लेट्स से y इज इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। अब आप दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है? चलिए dy/dx हो गया, ये इज इक्वल्स टू, अच्छा प्लस में है सबको इंडिविजुअल कर सकते हैं, है ना, d 3x क्यूब अपॉन dx प्लस d 4x स्क्वायर dx प्लस d 6 अपॉन dx। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? नहीं। अब आप चेक करो कि ये dy जो dx है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है 3, बाहर ले लेते हैं इसे, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, 3 और ये x पावर n का dx में इंटीग्रेशन में क्या, सॉरी डिफरेंशिएशन में क्या फॉर्मूला था, x पावर n का nx पावर n माइनस 1, यही था ना बच्चों, ठीक है? अब इंटू 3x स्क्वायर, ओके,
इसी तरह यहाँ पर कांस्टेंट बाहर लेंगे, ये क्या हो जाएगा इंटू 2x। अच्छा, सिर्फ कांस्टेंट का जो डिफ्रेंसिएशन होता है और इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन में नहीं होगा, ये डिफ्रेंसिएशन में अगर कांस्टेंट को हम लोग कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। dc/dx इज विल बी 0। समझ गए आप, फॉर्मूला में था। अब ये हम लोग देख लेते हैं फाइनली हमारे पास क्या बचा, dy/dx इज इक्वल्स टू 9x² प्लस 8x। ओके, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैंने तो अभी बताया आपको कि इंटीग्रेशन इसके जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन के। तो मैं क्या करता हूँ, इस dx को मल्टीपल कर देता हूँ वहाँ पर। ओके, तो dy इज इक्वल्स टू 9x² प्लस 8x, ठीक है, और इधर क्या बच गया अपन के पास, dx। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा दोनों साइड में इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताया मैंने, dx को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या किसके इक्वल हो जाता है, dx x के इक्वल हो जाता है। ओके, इसी तरह ये dy है तो y किसके इक्वल हो जाएगा, y के। तो y इज इक्वल्स टू, अच्छा इन दोनों को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं क्योंकि प्लस में है, मैंने अभी तो बताया आपको, प्लस में है या माइनस में है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। dx ऐसा लिख सकता हूँ मैं, और इधर कितना हो गया 8x dx। ओके, कोई दिक्कत है नहीं। देन y इज इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 9। अच्छा, x पावर n का फॉर्मूला क्या था इंटीग्रेशन में, ये कुछ अलग सा था, n+1/n+1। कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा x³/3, यही तो है इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना, प्लस 8x²/2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 और ये बच गया अपने पास 4, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, y इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 3x³ है ना, ये 3x³ प्लस 4x², ठीक है। चलिए अब आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ध्यान से चेक करो। अब मैंने यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया था आपको, ये कौन सा इक्वेशन दिया था मैंने आपको, ये y इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस 4x², y इज इक्वल्स टू 3x³ प्लस 4x² प्लस 6। ओके, पर हमने इसको तो पहले डिफ्रेंशिएशन किया, ये आया, फिर इसको दोबारा इंटीग्रेट करने पर यही तो आ जाना चाहिए था, वापस यही आ जाना चाहिए था। पर क्या मिला, हमारे हाथ क्या लगा है, ये हाथ लगा है हमारे, क्या मिसिंग है इसमें। तो अब बोलोगे सर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर ये 6 मिसिंग है, तो क्या कांस्टेंट को हम वापस ले आ पाए, नहीं। तो हमें पता नहीं रहता कि हम जिस इक्वेशन का वापस से इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उस इक्वेशन में क्या कांस्टेंट था पहले से, इसलिए हम इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में प्लस सी लिख देते हैं, क्योंकि हमें वो कांस्टेंट नहीं पता है कि कांस्टेंट क्या था पहले इक्वेशन में। ओके, तो हम प्लस सी लिख देते हैं अपने मन से कि भैया जो भी कांस्टेंट है आप अपने हिसाब से रख लेना उसे, इसलिए आपको हर जगह यहाँ पर प्लस सी प्लस सी प्लस सी दिख रहा है। समझ गए आप? चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करा देता हूँ छोटे मोटे, जिससे आपको क्या हो जाए, अंडरस्टैंडिंग बन जाए इंटीग्रेशन की, ठीक है। चलिए यहाँ पर है, अगर मैं आपको देता हूँ e⁻x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन सेम आ जाता है प्लस सी, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। और अब मैं आपको देता हूँ 4x + 3, इसका इंटीग्रेशन करके बताओ। तो वो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप क्या लगा देना, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भी एक इंटीग्रेशन का साइन लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर नहीं लगाना है आपको। ओके, अब इसका चेक करो, 4x का क्या हो जाएगा, 4 बाहर आ गया, x का x²/2, क्योंकि x पावर n इज इक्वल्स टू क्या था, x पावर n+1/n+1। देन प्लस 3 बाहर आ गया और dx से एक x, तो ये इसका आंसर हो गया। समझ गए आप? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में, जैसे कि आपके पास मल्टीप्लिकेशन में अगर फॉर्मूला है, ओके, जैसे मैं आपको बताऊं इंटीग्रेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास अगर फॉर्मूला है, सॉरी क्वेश्चन है, तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते हो,
ओके, प्लस माइनस में तो आप अलग अलग कर सकते हो इंटीग्रेट, पर मल्टीप्लिकेशन में आप इसमें नहीं कर सकते। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बाई पार्ट्स लगेगा। ओके, उसकी आपको अभी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। और अगर इंटीग्रेशन आपको v बाई यू करना है तो इसमें भी अलग एक सिस्टम लगता है, उतना इंटीग्रेशन पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने कुछ सीखा है इस सेशन से, आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। ओके, और कोई सजेशन है मेरे लिए तो उस सजेशन को आपको क्या कर देना है, कमेंट में लिख कर बता देना है। ओके, जैसे किसी एक स्टूडेंट ने कहा था उसे तेलुगु में अच्छा समझ में आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। ओके, तो मैं आपके कमेंट को सीरियस लेता हूँ। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और पसंद आया है सेशन तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और अभी नेक्स्ट जो भी लेक्चर लेके आऊँगा मैं, उसमें हम लोग विग्रसली प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, न्यूमेरिकल्स। मेन हमारा टारगेट रहेगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके।